नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के फाइटर सस्टेनमेंट इकोसिस्टम की तरफ से है। एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर डीके सुनील ने ये बात कंफर्म किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस साल 34 AL-31FP एरो इंजन को मैन्युफैक्चर करने वाली है, जबकि पिछले साल ये नंबर सिर्फ 16 तक ही सीमित था। यानी अभी इन इंजन की प्रोडक्शन रेट को ऑलमोस्ट 2 गुना से भी ज़्यादा किया गया है, जो डायरेक्टली इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI फ्लीट की ऑपरेशनल रेडीनेस से लिंक्ड होने वाला है। दोस्तों, AL-31FP सिर्फ एक नॉर्मल फाइटर जेट का इंजन नहीं है, ये वो टर्बोफैन इंजन है जो Su-30 MKI को उसकी थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी देता है, जिससे एयरक्राफ्ट एक्सट्रीमली अजाइल और हाई एंगल ऑफ अटैक को करने में सक्षम हो पाता है। इस प्रोडक्शन रैंप अप के पीछे बहुत बड़ा रीजन पिछले साल का एक माइलस्टोन को बताया जा रहा है। 30 सितंबर 2024 को एचएएल की तरफ से एक नया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसके अंदर अभी पहला AL-31FP इंजन को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट टोटल 240 इंजन के लिए था, जिसका डिलीवरी शेड्यूल 8 साल के अंदर रखा गया है, जिस वजह से एचएएल की तरफ से अपनी इंजन प्रोडक्शन को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। ये सारी मैन्युफैक्चरिंग एचएएल की कोरापुट सुखोई इंजन डिवीजन में किया जा रहा है, जो एक फुल्ली इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बन चुका है। यहाँ रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग से लेकर प्रिसिशन मशीनिंग, रोटर बैलेंसिंग, फाइनल असेंबली और टेस्टिंग सब कुछ एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर किया जाता है, जिस वजह से इन इंजन्स का टर्न अराउंड टाइम अभी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो रहा है और एक्सटर्नल डिपेंडेंसी भी काफ़ी हद तक कम हो रहा है। और अभी सेम इंजन सुपर सुखोई अपग्रेड में भी इस्तेमाल किया जाने वाला है। कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स के लिए ये टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि Su-30 MKI अभी भी फ्लीट का स्पाइन बना हुआ है और हमारी डोमेस्टिक इंजन प्रोडक्शन से सॉर्टी रेट, सर्विस अवेलेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तीनों को स्ट्रेंथन किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर को लेकर है, जो अभी सिर्फ एक नॉर्मल सरफेस वॉरशिप नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज्ड ड्रोन मदरशिप के रूप में डिजाइन किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट 18 का कोर कॉन्सेप्ट ये डिस्ट्रॉयर अपने साथ सरफेस और अंडर वाटर दोनों डोमेन में काम करने वाले अनमेन्ड सिस्टम को डिप्लॉय, कंट्रोल और रिकवर करने में सक्षम होने वाले हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर का एस्टिमेटेड डिस्प्लेसमेंट लगभग 10,000 टन से 13,000 टन के बीच होने वाली है, जो इन्हें भारत के अब तक के सबसे बड़े और सबसे कैपेबल सरफेस शिप बनाने वाले हैं। इन डिस्ट्रॉयर की सबसे खास बात यह होने वाली है कि ये अनमेन्ड सरफेस व्हीकल और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल दोनों को ऑपरेट करने में सक्षम होने वाले हैं। इनमें मौजूद होने वाले अंडर वाटर ड्रोन को स्पेशली माइन हंटिंग और सी बेड सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे डेंजरस माइन वॉरफेयर मिशन बिना सेलर को रिस्क में डाले ही कंडक्ट किया जा सकता है। वहीं सरफेस ड्रोन यानी यूएसवीज का रोल मैरीटाइम सर्वेलेंस, रिकॉनेंस और माइन स्वीपिंग ऑपरेशन पर होने वाली है। ये डिस्ट्रॉयर से आगे ऑपरेट करके एक डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर ग्रिड को क्रिएट करने वाले, जिससे शिप्स की सिचुएशनल अवेयरनेस होराइजन से बाहर भी काफी हद तक एक्सपैंड होने वाला है। प्रोजेक्ट 18 के स्टर्न एरिया में ऑटोमेटेड लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें रैंप और हैंगर बेस्ड मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इस अनमेन्ड प्लेटफॉर्म से शिप की स्पीड को कम किए बिना ही अनमेन्ड सिस्टम को लॉन्च करना या फिर रिकवर करना पॉसिबल होने वाला और क्रू वर्कलोड भी काफी हद तक रिड्यूस होने वाला है। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट 18 को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए हाई इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम, मॉड्यूलर मिशन बे, एडवांस इंटीग्रेटेड मास्ट, नेक्स्ट जनरेशन AESA रडार और AI एनेबल कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को भी इसमें इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है, जिसको अभी डिजाइन किया जा रहा है। ये डिस्ट्रॉयर मिसाइल और गन के साथ साथ सेंसर नेटवर्क्स और ऑटोनॉमी पर बेस्ड नेवल डोमिनेंस का एक सिंबल बनने वाला है। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट 18 सिर्फ एक नया डिस्ट्रॉयर नहीं होने वाला है, बल्कि इंडियन नेवी का 21st सेंचुरी मैरीटाइम वॉरफेयर का ब्लूप्रिंट होने वाला है, जो इंडियन ओशन रीजन में लॉन्ग टर्म डोमिनेंस को क्रिएट करने में या फिर अंडर वाटर थ्रेट को काउंटर करने में इंडियन नेवी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगला अपडेट डीआरडीओ के एक नए आर्टिलरी प्रोग्राम को लेकर है, जहां पर एडवांस लाइट टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ALTGS की डेवलपमेंट को लेकर कुछ अपडेट सामने आए हैं। ये सिस्टम असल में भारत के फ्लैगशिप ATGS का एक लाइटर और ज़्यादा मोबाइल वर्जन होने वाला है, जिसका मेन फोकस इंडियन आर्मी की माउंटेन और डिफिकल्ट टेरेन ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का होने वाला है। दोस्तों, ALTGS का टारगेटेड वेट अभी 15 टन से कम रखा जा रहा है, जो ATGS के कंपैरिजन में 3 से 5 टन कम होने वाला है।
इसका सीधा फायदा ये होगा कि गन को हाई अल्टीट्यूड एरिया, नैरो रोड या फिर वीक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर में डिप्लॉय करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और अभी आर्मी को ऐसे ही एक 155 mm स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन की ज़रूरत है जो पावरफुल होने के साथ साथ हल्का और मोबाइल हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO 2026 से ALTGS की इंटरनल ट्रायल को स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन इस बार से परफॉर्मेंस पर ही फोकस नहीं किया जा रहा है बल्कि इसकी कॉस्ट को भी कम करने की कोशिश किया जा रहा है, यानी कि गन पहले के मुकाबले काफ़ी सस्ते पड़ने वाले हैं। आपको याद होगा इंडियन आर्मी की तरफ से 307 ATGS के लिए ऑर्डर को प्लेस किया चुका है, लेकिन उनकी यूनिट कॉस्ट इजराइल के एथोस गन के कंपैरिजन में लगभग 50% ज़्यादा होने का क्लेम किया जा रहा है। परफॉर्मेंस के मामले में ATGS काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कॉस्ट को लेकर प्रोक्योरमेंट सर्कल में डिबेट चल रहा है। इसी वजह से ATGS को शुरू से ही लोअर प्राइस पॉइंट के साथ डिजाइन किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के अंदर इंडियन आर्मी में ऐसे करीब 1100 गन को इंडेड किया जाने वाला, जिससे इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा उठाया जा सकता है। डिजाइन के लेवल पर ALTGS में लाइट वेट मटेरियल, सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर और सिर्फ वही फीचर रखे जा रहे हैं जो आर्मी की तरफ से स्पेशली डिमांड किए गए थे, और एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी और अननेसेसरी सिस्टम को इंटेंशनली अवॉइड किया जा रहा है, जिससे डेवलपमेंट फास्ट होने के साथ साथ कॉस्ट कटिंग भी आसान होने वाला है। कुल मिलाकर ALTGS इंडियन आर्मी के लिए एक हाईली मोबाइल, कॉस्ट इफेक्टिव और माउंटेन ऑप्टिमाइज 155 mm स्टैंडर्ड की आर्टिलरी सोल्यूशन बन सकता है, जो हैवी ATGS की यूनिट को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करने वाला और भारत को ग्लोबल आर्टिलरी मार्केट में भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देने वाला है। अगला अपडेट एक ऐसी जियोपॉलिटिकल अपडेट को लेकर है जो सीधा किसी स्पाई थ्रिलर मूवी जैसा लगने वाला है। फरवरी 2026 की शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक शॉकिंग डिस्क्लोजर को किया गया, जिसमें एक क्लेम किया गया कि चाइना की तरफ से 22 जून 2020 को कॉवर्ट न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया गया था, और ये टेस्ट गलवान वैली क्लास के सिर्फ कुछ ही दिन बाद किया गया था। ये इन्फॉर्मेशन लगभग 5 साल तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी और अभी जाकर इसको पब्लिकली एक्सपोज किया जा रहा है। दोस्तों, ये एलिगेशन जेनेवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के दौरान यूनाइटेड स्टेट के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस डी डिनानो के स्टेटमेंट के थ्रू सामने आया है। उनके मुताबिक चाइना की तरफ से न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्ट को छुपाने के लिए डीकपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे सेस्मिक सिग्नल का इम्पैक्ट काफी हद तक कम हो जाता है और ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। डिनानो ने यह क्लेम किया था कि 100 सब टन यील्ड के प्रिपरेशन के साथ 22 जून 2020 को एक एक्चुअल यील्ड प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। अब अगर थोड़ा टाइम लाइन पे पीछे जाए तो पिक्चर और ज़्यादा सीरियस होने वाली है। 15 जून 2020 को गलवान वैली में भारत और चाइनीज ट्रूप्स के बीच एक ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट हुआ था, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर वीरगति को प्राप्त किए थे और चाइना के लिए नंबर इससे 2 गुना होने का क्लेम किया जाता है। ये फाइट पिछले 10 सालों में हुई सबसे ब्रूटल फाइट था और पूरी दुनिया का ध्यान इंडो चाइना बॉर्डर पर चला गया था, और इसके सिर्फ 7 दिन बाद एक न्यूक्लियर टेस्ट चाइना की तरफ से कंडक्ट किया गया था। अब ये कोइंसिडेंस सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर एक कैलकुलेटेड डिस्ट्रैक्शन था, ये अभी सस्पेंस बना हुआ है। इसी वजह से डिफेंस एनालिस्ट अभी एक क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्या गलवान क्लास को ग्लोबल अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए डिलिबरेटली एस्केलेट किया गया था, फिर एक फेक तरीके से इसको स्टेज किया गया था ताकि चाइना क्वाइटली अपना न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट कर पाएगा, क्योंकि उस टाइम दुनिया पहले से ही कोविड पैंडेमिक से जूझ रही थी और भारत और चाइना के बीच जो ब्रूटल बॉर्डर क्लैश हुआ था उसके बाद मीडिया और इंटेलिजेंस का पूरा फोकस यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, और इस वजह से चाइना की तरफ से आराम से अपना न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।